Assalamualaikum. The topic which we are going to study today is antiviral drugs. सबसे पहले वायरसेस को देख लेते हैं कि वायरसेस हमारे पास स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं माइल्ड टू सीवियर बीमारियां कॉज करवाने में। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है जो कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है और जो बीमारियों के खिलाफ एक्ट करता है। लेकिन ये एक्शन या ये मैकेनिज्म या ये सारा डिफेंस एक लिमिट तक कारआमद होता है। इसके बाद हमें ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है और जो ड्रग्स हैं हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है कि जो मिनिमम डैमेज करवाए होस्ट सेल को और होस्ट सेल को डैमेज किए बगैर वो बैक्टीरिया और वायरस को डिस्ट्रॉय कर सके। ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है, बट वी प्रेफर दोज ड्रग्स की जो होस्ट सेल की मिनिमम डैमेज करवाएं। क्योंकि जाहिर है जो वायरसेस हैं या जो हमारे पास जितने भी स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैथोजेनिक कंडीशंस वगैरह कॉज करवा रही हैं, वो टोटली डिपेंडेंट होती है होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर। तो इसलिए प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वायरस को डिस्ट्रॉय कर दें और आप ह्यूमन सेल अफेक्ट ना हो। अब वायरसेस की हमारे पास दो तरह से टाइप्स आती हैं, एक आरएनए वायरस होता है, एक डीएनए वायरस होता है, और डेफिनेटली इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और सब डिवीजन्स वगैरह हमारे पास डिफरेंट आती हैं। जेनेटिक मटेरियल, शेप एंड फंक्शन, इन सब के अकॉर्डिंग भी हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। जो वायरसेस हैं उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो उसका जो कोर है उसके अंदर वायरल आरएनए या डीएनए से वो मिलके बना होता है, और जो उसकी सराउंडिंग है वो प्रोटीन शेल से मिलके बनी होती है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर हमारे पास एक वायरस का स्ट्रक्चर शो किया गया है। वायरल रेप्लिकेशन के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप है एड्सॉर्प्शन, के जो भी वायरस है उसका होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर चिपक जाना एड्सॉर्प्शन कहलाता है। पेनिट्रेशन, एड्सॉर्प्शन के बाद उसने सेल के अंदर पेनिट्रेट कर दिया। जब वो पेनिट्रेट हो गया तो उसने अनकोड हुआ। अनकोड होने के बाद उसने खुद को असेंबल किया, बायोसिंथेसिस की, होस्ट की सारी मशीनरी के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, और अल्टीमेटली फोर्थ स्टेप में हमारे पास उसकी मैच्योरेशन आ जाती है, जिसके अंदर असेंबलिंग और वो सारा प्रोसेस होके फिर रिलीज हो जाता है। रिलीज हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के जरिए होता है। Adsorption हमारे पास interaction है between the proteins on the outer surface of the virus and receptor-like proteins on the host cell membrane, जैसे कि मैंने पीछे बात की कि उसके ऊपर चिपक जाता है। इनके दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है इस वजह से जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन और वायरस के जो कह लें कि वायरस का जो सरफेस है उनके दरमियान में जो इंट्रैक्शन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एड्सॉर्प्शन की, यानी वहाँ पे वो इसलिए चिपका रहता है क्योंकि उनके दरमियान में इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है। पेनिट्रेशन और अनकोडिंग में हमारे पास होता है कि जब जो वायरस है वो होस्ट सेल के ऊपर अडर कर गया, उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। जब वो पेनिट्रेट कर देगा तो जाहिर सी बात है फिर वो होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर अपना सारा अबूर हासिल कर लेगा। लेकिन पेनिट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात ये खास तौर पर याद रखने वाली है कि जो पेनिट्रेशन होती है उसके अंदर जो वायरस है अपने आप को अनकोट कर देता है, यानी इसकी जो कोटिंग है वो बाहर आ जाती है और वायरस का जो सारा अंदर से जितना भी स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसके अंदर से सारी चीजें वगैरह जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, वो होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है, उसकी जो कोटिंग है वो बाहर ही रहती है। बायोसिंथेसिस के अंदर वायरस कंट्रोल हासिल कर रहा है होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर, और फिर बायोसिंथेसिस ऑफ द फ्यू वायरल एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स हो रही है वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास है मैच्योरेशन एंड रिलीज के कंपोनेंट्स ऑफ द वायरसेस आर असेंबल्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर यहाँ पे होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन है वहां पे एड्सॉर्प्शन हो रही है, फिर पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग हो रही है, वायरल डीएनए वगैरह ये सब कुछ, और फिर बायोसिंथेसिस हो रही है जिसके अंदर होस्ट राइबोसोम्स और वायरल डीएनए सब कंबाइन हो रहे हैं, मैच्योरेशन हो रही है, मतलब असेंबलिंग का प्रोसेस इसके अंदर आ रहा है, और रिलीज आ रहा है। स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स के अंदर हम एसाइक्लोविर पहली एक ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज होती है। उन इन्फेक्शन में हमारे पास हर्ब सिम्प्लेक्स टाइप 1 एंड टाइप 2 वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, वार्सिला जोस्टर, हब्स जोस्टर एंड चिकन पॉक्स की जो इन्फेक्शंस वगैरह इनको ट्रीट करने के लिए हम एसाइक्लोविर का जो ड्रग है वो यूज करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द साइटोमेगालोवायरस CMV infection in people receiving kidney transplants, and it can be applied topically to treat cutaneous and mucosal infections. एसाइक्लोविर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सब में मोस्टली कॉमन है कि इनहिबिट करा रहा है वायरल डीएनए रेप्लिकेशन को बाय इनहिबिटिंग द फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में इसका काम है वायरल डीएनए
रेप्लिकेशन करवाना, लेकिन उसका काम जब आप एंजाइम का काम या फंक्शन इनहिबिट कर दोगे तो डेफिनेटली आगे काम सारा चल ही नहीं सकता। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास आता है लोकल इंटेशन ऑफ द क्यूटेनियस एंड द म्यूकोसल टिश्यू, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ द सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसाइक्लोविर produces headache, dizziness, skin rashes and gastrointestinal problems. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेंटालिन एंड निमेंटालिन। ये दोनों प्रिवेंट करते हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस से जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसको, और ये पार्किंसन में एज एन एंटी पार्किंसन ड्रग यूज होता है जो कि मोटर एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं उनको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और मे ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन बेसल गैंग्लिया। इसके अलावा मेंटालिन और निमेंटालिन को हम हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं एंड दे आर एडमिनिस्ट्रेड ऑरली। इनको हम ऑरली यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यह है कि इनहिबिट करा देगा उन स्टेप्स को जो कि अर्ली स्टेप्स आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा रेप्लिकेशन में। अब अर्ली स्टेप्स कौन से आ रहे हैं हमारे पास? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन था, फिर हमारे पास वो था पेनिट्रेशन एंड अनकोडिंग। तो हम स्टार्टिंग वाले स्टेप्स में ही इसको ब्लॉक करवा देंगे ताकि हमारे पास जो प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड विद इन द होस्ट सेल। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मूड चेंज, नर्वसनेस, डिजीनेस, लाइट-हेडेडनेस एंड एक्सेसिव डोज में कॉज सीजर्स। नेक्स्ट है सीरोफोर में हमारे पास ये सीएमवी जो इन्फेक्शन हो रहे हैं इसके अंदर उनका ट्रीट करवा रहा है। इसके अलावा ये दूसरे ड्रग के साथ कंबाइन करके inhibit renal excretion of serofover, thereby providing high plasma levels of this antiviral drug. Mechanism of action में ये कि inhibit करा रहा है viral DNA replication को by inhibiting DNA polymerase activity. Adverse effects में हमारे पास nephrotoxicity, neutropenia and symptoms such as fever, chills and sore throat शामिल है। Neutropenia हमारे पास हमारी बॉडी में low levels of neutrophils हमारे पास neutropenia कहलाता है। हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है डोकासोनोल। ये हमारे पास एक टॉपिकली अप्लाई की जाती है टू ट्रीट ब्लिस्टर्स एंड कोल्ड सोर्स जो कि हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होते हैं। इनका मैकेनिज्म ये है कि ये एक्ट करता है होस्ट सेल के ऊपर ताकि ये इनएक्टिवेट करा सके हर्प्स वायरस को और जो हमारे पास वायरस है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए होस्ट सेल की सरफेस के ऊपर। डेफिनेटली जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पेनिट्रेट नहीं करेगा तो मैच्योरेशन नहीं होगी, असैम्बलिंग नहीं होगी और एक्सोसाइटोसिस वगैरह आगे जो भी प्रोसेस है वो नहीं होगा। हेडेक के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास हेडेक एंड सम लोकल स्किन इरिटेशंस ड्यूरिंग द टॉपिकल यूज ऑफ दिस ड्रग देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है कि ये फर्स्ट ड्रग है जो कि लिमिट कराता है एबिलिटी ऑफ HIV टू एंटर होस्ट सेल, और ये बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स और प्रोटीज इनहिबिटर्स जो कि HIV की ट्रीटमेंट के दौरान यूज किए जाते हैं उनके साथ कंबाइन करके HIV थेरेपी में यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इनफ्यूरिटाइड है ये वो ड्रग है जो टाइप 1 में इफेक्टिव है लेकिन टाइप 2 में इफेक्टिव नहीं है और करके एडमिनिस्टर किया जाता है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इनहिबिट करा देता है HIV की एबिलिटी टू बाइंड एंड टू एंटर द होस्ट सेल। जब बाइंड नहीं होगा तो होस्ट सेल के अंदर एंटर भी नहीं होगा। अब एंटर कैसे होता है कि हमारे पास HIV की जो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट आती है वो CD4 सेल्स होते हैं। अब जब CD4 सेल्स पे जाके ये जो अटैक है जो एब्जॉर्ब है वो नहीं होगा तो डेफिनेटली आगे सारा फर्दर प्रोसेस नहीं होगा और thereby retarding the ability of the virus to change its shape in preparation for absorption to the surface of the host cell. Adverse effects में local irritation, pain, peripheral neuropathy, immune complex reactions, respiratory distress syndrome, kidney dysfunction वगैरह शामिल हैं। फोमिविरसन में हमारे पास सारे इन्फेक्शन आ रहे हैं। ये ड्रग आ रही है CMV इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो कि आई में हो रहे हैं। It inhibits the several aspects of CMV replication and absorption to the surface of the host cell, or adverse effect में injected into eyes may cause localized pain, redness, swelling, but rare VN side effects. Next protease inhibitors हमने पीछे बात जो दूसरे ड्रग्स बाकी जो protease inhibitors हैं reverse transcriptase इनहिबिटर्स के साथ यूज कर रहे हैं HIV के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं ये हमारे पास HIV का जो एंजाइम है HIV प्रोटीज उसको इनहिबिट करवाने के लिए यूज हो रहा है। दिस एंजाइम इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक HIV प्रोटीन्स। बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम protease inhibitors prevent the synthesis and maturation of HIV.
thus helping to prevent HIV replication and progression of HIV related diseases. और इसके अंदर हमारे पास ये 3 ड्रग्स आ रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, inhibit the replication and proliferation of HIV type 1. और ये हमारे पास रेट्रोवेयर हमारे पास पहली ड्रग थी, फर्स्ट RTI रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर थी, जो कि अप्रूव हुई फॉर ट्रीटिंग पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद HIV. और ड्रग का हेवी ड्रग कॉम्बिनेशन में ये है कि हम मल्टीपल ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आ रहे हैं और एक प्रोटीज इनहिबिटर आ रहा है, जो कि हम HIV से जो इन्फेक्टेड लोग हैं एड्स के पेशेंट्स में उनको दे रहे हैं. So that was all about antiviral drugs. I hope all of you understand it well and the queries about antiviral drugs are clear now.